आज के शो में पंजाब में 4 ब्यूरोक्रेट से तफ्तीश करें सारे करतूत, सामने आ जाएंगे अलीम खान के सनसनीखेज इंकशाफात। पंजाब में करप्शन, लूटमार और मिसगवर्नेंस बेनकाब। फराह खान कौन और किसको पैसे दे रही थी? अपोजिशन ने संगीन सवालात उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम। बसरपर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पंजाब में नाज़रीन क्या सब कुछ सही रहा? खुसूसन शहबाज शरीफ साहब के जाने के बाद बतौर वज़ीर आला पंजाब बहुत से सवालात उठने लगे। गवर्नेंस के ऊपर लेकर उस्मान बुज़दार साहब की शख्सियत को लेकर अहम तरीन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद बोलना शुरू हो गए। अब तो हम देख रहे हैं कि वो लोग जो कि इमरान खान साहब के दाएँ बाएँ रहे, वो लोग खुलकर सामने आ गए। पंजाब में होने वाली सियासत पर तो बात हो रही थी, लेकिन सुबह पंजाब में होने वाली गवर्नेंस पर जिस तरह के बयानात सामने आने लगे, उससे लगा कि पंजाब के अंदर सब अच्छा नहीं था। पंजाब के मामलात सही तरह नहीं चल रहे थे। पंजाब में मिस गवर्नेंस भी थी, पंजाब में मुबैना तौर पे बदअनवानी भी थी। इल्ज़ामात का सिलसिला शायद अभी से शुरू नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम जो प्रोग्राम करते हैं हम उसमें आपको तफसीलन नैब के और मुख्तलिफ केसेस के बारे में बताते हैं। कुछ माह कबल मैं आपको जून जुलाई में लेके चलता हूँ 2021, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक रहनुमा उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाह रहा हूँ। उज़्मा बुखारी साहिबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब के ऊपर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पंजाब में ये इल्ज़ामात इंतहाई अहम थे और इनका नोटिस आगे चल के मैं बताऊँगा नैब ने भी लिया था, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि वो इल्ज़ामात क्या थे। तफसीलन जरा उन इल्ज़ामात पे चलते हैं आपको लेके। उज़्मा बुखारी साहब, एक मौसूफ है पंजाब में जिनका नाम है टीके। बड़ा जिक्र है उन टीके साहब का हुकूमती राहदारियों में भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी। सारी दुनिया को पता है। एक नहीं पता तो इस वजीर आजम को नहीं पता, जिसको नहीं पता चल रहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। हर एक ट्रांसफर पोस्टिंग जो है, जिसको ट्रांसफर या पोस्ट करते हैं, वो आके बरमला अपने हलकों में बता रहा है मैं इतने करोड़ रुपया देके लगा हूं, मैं इतने करोड़ देके ये पोस्टिंग ली है। और वो टीके साहब जो हैं, उनकी बात मीडिया में भी हो रही है, हर जगह हो रही है। नहीं पता तो इमरान खान को नहीं पता या बुज़दार को नहीं पता। अगर मैं ये मान लूं कि नहीं पता तो इनको वैसे ही इन पोस्ट पे रहने का हक नहीं है। जिनको ये नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे बुज़दार साहब का पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो क्या कर रहा है, वो कैसे करोड़ों रुपया बुज़दार साहब की मर्जी के बगैर ले रहा है पोस्टिंग्स के। आपको शहबाज शरीफ साहब जब इंटरव्यू किया करते थे, बड़ा एतराज होता था कि शहबाज शरीफ जो है वो इंटरव्यू करके सरकारी अफसरान को लगाते हैं, वो बड़ा गलत करते थे। तो ये जो टीके साहब जो हैं, जो बैठकर हर एक पोस्ट की बाकायदा तौर पर बोली लगवाते हैं, और मैं बरमला कहूंगी कि बुज़दार साहब की मर्जी से वो पैसे लिए जाते हैं और बुज़दार साहब को दिए जाते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि शायद बुज़दार साहब अपना कोई हिस्सा ऊपर भी भेजते होंगे, तभी तो खामोशी है। ये क्यों हर एक को पता है तो इमरान खान को पता नहीं है? ये सवालात उठाए उज़्मा बुखारी साहिबा ने। नाज़रीन, तो ये पंजाब के मामलात के ऊपर बड़े संगीन नौयत के सवालात थे। फिर नैब से भी हम क्योंकि राब्ते में रहते हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और आपके सामने हक़ाइक़ रखते रहते हैं, नैब के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी बने। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी शायद इतने लाइमलाइट में मामलात नहीं आए। पंजाब के डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन साल 2020 में गिरफ्तार हुए एक गैर कानूनी तौर पर निजी होटल को शराब लाइसेंस देने के केस में। ये डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन अकरम गोंदल जिनका नाम था, इस बारे में नैब ने एक प्रेस रिलीज भी इशाया करी जब इनकी गिरफ्तारी हुई 17 सितंबर 2020 को, जिसमें नैब ने बताया कि L2 कैटेगरी के लाइसेंस के अजरा के केस में इनको एक्साइज के कानून के जो बालाए ताक रखते हुए जो इन्होंने NOC इशू करी इस निजी होटल को, इस सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई। इसी केस के अंदर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर राहिल सिद्दीकी भी नैब में पेश हुए और उनकी भी पेशी हुई नैब में, जब उन्होंने कहा कि वो ईमानदार हैं, उनकी तरफ से कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई।
लेकिन ये दो अहम ब्यूरोक्रेट्स थे जो हमने देखा इससे पहले नैब में पेश हुए। तीसरा जो तस्करा अभी आपने उज़ा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है वो ताहिर खुर्शीद साहब का है, जो कि साहबका प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी थे। अच्छा, ये जो चीफ सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद साहब है, इनके ऊपर नैब का एक आपको नोटिस भी दिखाते हैं 2 जुलाई 2021 का। ये केसेस बनते रहे पंजाब की गवर्नेंस के, आपको बता रहा हूं, जिसमें नैब ने इनके तमाम असासों की, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज की, बैंक अकाउंट्स की, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की तमाम डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स कहा कि आप सबमिट करें। ये टीके ताहिर खुर्शीद जो उज़ा बुखारी साहबा ने उस पर रेस किया था मामला, ये पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से आंखें खोल देने के लिए काफी था। अगर यकीनी तौर पर हुकूमत सही मायनों में गवर्नेंस और साफ चली शफाफ चली के नारे पर यकीन रखती थी तो शायद वहां से वक्त था आंखें खोलने का। लेकिन उससे पहले भी 2020 में जब केसेस आए, जब आंख नहीं खुली, उसके बाद भी जब इस तरह के वाकयात अपोजिशन कहती रही तब भी आंख नहीं खुली, मीडिया पर आते रहे तब भी आंख नहीं खुली। अब अलीम खान साहब, जब इमरान खान साहब पे खुद राइट हैंड लेफ्ट हैंड के जो एटीएम्स जिनको अपोजिशन कहती थी वो सामने आ चुके हैं। कल अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज इंकशाफात हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीम खान साहब की तरफ से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर 3-4 ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात जो सामने आए, गवर्नेंस को जो बेनकाब करते हैं, जरा आपको सुनाते हैं। कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। अब यहां से पुरजोर मुतालबा होगा हमारा कि पंजाब में होने वाली मिस गवर्नेंस के ऊपर नैब ने कॉग्निजेंस जिन केसेस का लिया है वो, या फिर जिन तरफ अलीम खान इशारा कर रहे हैं, जिस तरफ उज़ा बुखारी साहबा ने इशारे किए हैं, अगर ये हकायक पर मबनी है और खुद नैब ने कुछ केसेस बनाए हैं तो फिर यकीनी तौर पर इन पर न सिर्फ कॉग्निजेंस हो बल्कि इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। फिर इसके बाद एक और तस्करा जो हम सुन रहे हैं वो फराह बीबी का है। कहा जाता है कि इमरान खान साहब की अहलिया की ये दोस्त हैं। हमने तो रियासत मदीना के ये उसूल सुने थे कि अगर सब में पहले घर के हवाले से कोई बदउनवानी या कोई खुदा ना खास्ता कोई भी बुरी, तो शायद एहतसाब के हवाले से रियासत मदीना के जो उसूल जो वज़ीर साहब बयान करते हैं उन उसूलों के लिहाज से तो अगर ये बात शुरू हो रही है और बदउनवानी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब के अपने घर पर लग रहे हैं या वज़ीर आज़म साहब के अपने घर और उनकी अहलिया के दोस्त पर लग रहे हैं, तो शायद एहतसाब का अमल यहीं से शुरू होना चाहिए था। उनकी एक तस्वीर जो कि आज नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका तस्करा भी हो रहा है, जिसमें वो एक जहाज़ में बैठी हुई हैं, उस तस्वीर के अंदर एक बैग है जिसके बारे में आज नून लीग के एक रहनुमा ने कहा कि यह तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग है। ये पैसे कहां से आए 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बैग खरीदने के? ये सारे सवालात हैं। ये कौन है, कैसे गई, बाहर क्यों चली गई, हुकूमत खत्म होने के बाद बाहर क्यों चली गई, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम हक़ाइक़ पर आने से कबल आपको गुजरांवाला लेके चलते हैं, जो आपको एग्जैक्टली 2018 नवंबर 20 2018 एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है जो कि सरकारी जमीन की वारगुजारी के हवाले से पंजाब की इंतजामिया यानी डीसी और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। इस ऑपरेशन के तहत बहुत से नून लीगी एमपी, जैसे मिसाल के तौर पे गुलाम दस्तगीर साहब का एक पंप है, उसकी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको तोड़ा जा रहा है, जो इनक्रोच लैंड है, सरकारी जमीन वारगुजार कराई जा रही है। जो डीसी साहब ये कर रहे हैं, जिनका नाम शोएब तारिक वड़ाइच होता है, वो तकरीबन 5000 कनाल अराजी यहां से वारगुजार कराते हैं। ये गुजरांवाला में होने वाला अहम वाक़या है जिसको हुकूमत पजीराई करती है। हुकूमती जो एमपीएस होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खुद पजीराई करते हैं उन एक्शंस की। वो बताते हैं जो एमपीए वहां के किस तरीके से इस काम के जरिए सरकारी जमीन वारगुजार कराई जा रही है। उस दौरान जिस तरह ये पंप गिराया जाता है, यही टीम जो पंप गिरा रही होती है नून लीग के एक एमपीए चौधरी इकबाल गुज्जर साहब के पंप पे जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो फरा हैं उनके ससुर हैं। जब यहां जाती है तो इस पंप को गिराते वक्त इसको रोक दिया जाता है, इस कार्रवाई को। ना सिर्फ यह होता है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन है सूबाई असेंबली, उनकी मुखालफत के बावजूद और ओपन मुखालफत के बावजूद, जो एमपी शाहीन है उनकी ओपन मुखालफत के बावजूद यहां के जो डीसी हैं शोएब तारिक वड़ाइच, इनको हटा दिया जाता है, इनको अपने ओहदे से हटा दिया जाता है, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये डीसी हटा दिए जाते हैं और कहा यह जाता है कि एक कॉल फरा साहिबा की तरफ से या फिर मुबैना तौर पे उनकी फैमिली का जो प्रेशर है, जिस बुनियाद के ऊपर डीसी का यहां से ट्रांसफर हो जाता है। यह मामला गुजरांवाला साल 2018 नवंबर 20 का है, जब से मामला शुरू हुआ, जब पहली बार यह नाम फरा गूंजा और पता चला कि ये इनके शोहर और फिर इनके ससुर जो खुद नून लीग से हैं, इनका कोई ताल्लुक बनता है प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली से। यहां से मामला शुरू होता है। उस वक्त शहबाज गिल साहब
पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी होते हैं, अहम ओहदे पर होते हैं, वो कहते हैं कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो उनका मौक़िफ़ गवर्नमेंट का था, मेरिट की बुनियाद के ऊपर डीसी को हटाया गया। लेकिन वहां गुजरांवाला के अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए कहते हैं कि सरासर नाइंसाफी होती है। इसके बाद ये तस्करा जो फरा का है हम सुनते हैं मरियम नवाज साहिबा की तकरीर में। हमने देखा अक्सर औकात तकारीर में यह जिक्र हुआ। मरियम नवाज साहिबा की एक हालिया तकरीर कुछ माह कबल की, उसमें आपको सुनाते हैं कि वो गवर्नेंस के हवाले से और ये जो फरा बीबी जिनका नाम हम सुन रहे हैं वो क्या कहती हैं। लेट्स हियर दिस। इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं या बनी गालों और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं। तो मरियम नवाज साहबा भी ये इंपॉर्टेंट कंसर्न उठाती हैं और ये कुछ माह कबल की बात है जब वो कहती हैं कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसफर्स जो होते हैं वो फराह खान मुबैना तौर पे ये सारे वो इल्ज़ाम आता है जो अपोजिशन सामने लगाती है। आज नून लीग कह रही है कि जो ये मुल्क से जा चुकी हैं मुबैना तौर पर मुल्क में नहीं है, इनका जो एक बैग है वो 1,62,00,000 रुपए का है। इस हवाले से जो इसका पस मंजर 2018 में गुजरांवाला में हमने आपको बताया वो आपके सामने रखा है। इसके बाद ये तस्करा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने एक इंटरव्यू के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक इंटरव्यू रिसेंटली इमरान खान साहब, और वो जिस इंटरव्यू में बताते हैं जो उन्होंने अरशद शरीफ साहब को दिया था कि मुझे जान का खतरा है, मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाएगी, और वो खुद वज़ीर साहब जिक्र करते हैं कि जो है मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन न सिर्फ मेरी की जाएगी बल्कि मेरी फैमिली की कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाएगी। इमरान खान साहब की अपनी जुबानी सुनाए वो खुद फराह साहिबा का किस तरह जिक्र करते हैं। लेट्स हियर दिस। इन सवाल आखिर में इस ब्रेक पे जाने से कबल आपके सामने यही छोड़ के जाएंगे कि अलीम खान साहब ने कल इन्हीं फराह के बारे में, इन्हीं फराह बीबी के बारे में कुछ अहम इंकशाफात किए। कल फराह के बारे में अलीम खान साहब जो खुद इमरान खान साहब के कलीदी अहम साथ जाते हैं, जो उन्होंने पर्दाफाश किया, जो उन्होंने हकाइक बेनकाब किए थे, वो क्या थे जरा ये सुनते हैं। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है। वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। अब सवाल यह है कि फराह हों या फिर इनके साथ जो इस मामले में शामिल थे, जो फैसिलिटेट कर रहे थे, मुबैना तौर पे अगर ये सब हकाइक दुरुस्त हैं जो आज से नहीं कुछ माह से जिनके बारे में हम बाज़गश्त सुन रहे हैं, तो क्या ये तमाम लोग इनके खिलाफ कड़ा एहतसाब होगा? क्या इनके नाम ECL में डाले जाएंगे ताकि ये मुल्क से फरार ना हो सकें? एहतसाब क्या यहाँ तक आएगा, नहीं आएगा? गवर्नेंस पर पंजाब में जो सवालात उठ रहे हैं क्या इसका एहतसाब होगा या नहीं होगा? ये सब कुछ और आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट में आईनी और कानूनी बहस पर ही बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन हम आपके सामने बता रहे हैं कि किस तरह मिस गवर्नेंस के और मुबैना बदउनवानी के किस्से पंजाब से आना शुरू हो गए हैं। अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले इंकशाफात और फिर ये फराह बीबी आखिरकार कौन है, इस पर उठने वाले अहम सवालात। इसके बाद मुल्क में जारी आईनी और कानूनी बहस पर आते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं, और इसके साथ साथ माहिर हैं उनके। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए, आपको आज की समात और समाज से हटकर क्या नजर आ रहा है कि हम इस आईनी बहरान से जल्द निकलने वाले हैं? और क्योंकि बहुत से लोग अब ये कहना शुरू हो गए मुर्तज़ा वहाब साहब के ऑपोजिशन को फ्रेश इलेक्शंस की तैयारी करनी चाहिए, मौजूदा इस आईनी बहस से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुर्तज़ा वहाब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, बहैसियत सियासी कारकुन के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, मेरी बुनियादी एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आईनी इदारा जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी आइन की ना सिर्फ तशरीह करना है बल्कि जो इस तरह के आईनी क्राइसिस या आईनी बहरान क्रिएट होता है उसको रिजॉल्व करना है, तो मैं समझता हूँ वो आईनी इदारे की जिम्मेदारी है कि वो उस बहरान को रिजॉल्व करे, और जितनी जल्दी वो रिजॉल्व करेगा मैं समझता हूँ उतना फायदा पाकिस्तान का। इलेक्शन हो ना हो, किस तारीख को हो, मैं समझता हूँ वो इनसिग्निफिकेंट है। बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत एक सियासी कारकुन के, मैं समझता हूँ आइन की बेतौकीरी, आइन की पामाली, आइन को इस तरीके से वायलेट करना, आइन को कोई फर्द वाहिद रोन दे, मैं समझता हूँ ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं हो सकता।
और मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने इस्तदा भी रखना चाहूँगा, ये बात भी करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि माजी में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बुनियाद पर बार बार अदालतों ने इस तरह के जो गैर आईनी हरबे थे उनको इंडोर्स किया था या इस तरह की चीज़ों को रोका नहीं था। और नतीजा ये हुआ कि 2007 में जनरल मुशर्रफ ने फिर अदालत को भी घर भेज दिया था। मुअज़्ज़िज़ अदालत के जो जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको भी घर भेज दिया था। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे हम खड़े हैं, और अगर आज अदालत इस मामले को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हल नहीं करती तो एक बहुत बड़ी बुरी रिवायत मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कायम होने जा रही है कि एक फर्द वाहिद जो कि ताकत के नशे में चूर है, वो अपने इख्तिदार को, अपनी हुकूमत को या अपनी तर्ज हुक्मरानी को बचाने के लिए पार्लियामान को भी रोन देता है, आइन को भी रोन देता है, और वो किसी कानून को फॉलो करने में बिलीव नहीं करता। लेकिन मुर्तज़ा साहब ये बताइएगा कि ये तो चले ठीक है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइनी तौर के ऊपर इसका हल निकलेगा और यकीनी तौर पर आइन और कानून की रोशनी में निकलेगा, लेकिन ये अगर हल होता भी है, यानी ये अंडू होता है यहाँ से, तो अंडू होने के बाद जितनी लेयर्स इसमें आ गई हैं, यानी जिन प्रोसीडिंग्स ने इसको फॉलो किया है, क्या वो सब अंडू होंगी और फिर वो एक नया बहरान तो नहीं हो जाएगा? यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम क्या दोबारा इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे? मतलब अभी तो वो हैं ऑलरेडी, लेकिन दोबारा उनकी काबीना बहाल हो जाएगी, असेंबली के मेंबरान दोबारा बहाल होंगे, क्या क्या चीज़ें अंडू होंगी और फिर क्या हम दोबारा वहीं खड़े होंगे कि आप लोग दोबारा से अदम एतमाद जमा कराएंगे? तो ये एक नया बहरान तो नहीं हो जाएगा? क्या ये आपको पिक्चर नजर क्या आती है अगर ये अंडू भी हो जाता है सब कुछ? तो देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल किया सैफान ये, और अगर आप 3 अप्रैल की जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हैं, जो पहला ऑर्डर है, आप उसको पढ़ें, उसके अंदर मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमाया है कि जो भी उनके फैसले हैं वजीर आजम के या सदर मुमलिकत के, दे विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द इंस्टेंट प्रोसीडिंग्स, यानी कि उन्होंने तमाम फैसलों को मशरूत कर दिया है अदालती फैसले से। अगर अदालत हमारी जो इस्तदा है उससे इत्तफाक करती है, जो सुओ मोटो अदालत ने लिया है उसके बेसिस के ऊपर वो फैसला करती है हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो स्पीकर साहब की 3 अप्रैल की रूलिंग थी वो मेरे ख्याल में कलअदम करार दे दी जाएगी। और जब वो कलअदम होती है तो आप 3 अप्रैल की उस सिचुएशन पर खड़े होंगे जब स्पीकर साहब ने रूलिंग नहीं दी थी, यानी कि कौमी असेंबली के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग है, असेंबलियां बहाल होंगी, वजीर आजम उनके काबीना बहाल हो जाएगी और फौरी तौर पर स्पीकर साहब को असेंबली के इजलास में उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है, करारदाद है, उसके ऊपर वोटिंग करानी होगी। और हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हमें 172 नंबर पूरा करना है। अगर हम 172 का हिस्सा पूरा कर लेते हैं तो इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहेंगे, अगर हम 172 पूरा नहीं कर पाते तो वजीर आजम के ओहदे पर वो रह पाएंगे। बुनियादी तौर पर मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं ये भी अगर होता है और ये अगर इसी तरह से होता है तब आप लोग भी उसके फौरी इलेक्शंस पर ही जाएंगे, ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों पे उन्होंने गद्दारी का जो कह दिया ये लेबल हटना चाहिए और अदालती मामले से भी जोड़ा जा रहा है, क्लियर हो आर्टिकल 5, लेकिन ये आप लोग भी तो अल्टीमेटली यही चाहेंगे ना, आप भी फिर शहबाज शरीफ साहब आएंगे वो भी इलेक्शंस पर ही जाएंगे ना फ्रेश, ये क्या होगा? शैफान, ये फैसला तो उस वक्त की हुकूमत करेगी, शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जो भी उनकी काबीना बनेगी वो ये फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त ये इलेक्शन इररेलेवेंट है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्या रियासत पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगी या नहीं चलेगी? क्या पाकिस्तान के अंदर जो जमहूर है, जमहूरियत है, वो कानून के मुताबिक चलेगी नहीं चलेगी? क्या पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, रूल ऑफ लॉ होगा या नहीं होगा? मैं समझता हूँ बुनियादी इस वक्त सवाल ये है, और मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका फैसला होना लाजमी है कि ये मुल्क किसी फर्द वाहिद के इशारों पर नहीं चल सकता। ये मुल्क आईनो कानून की रोशनी में चलेगा, वो आईनो कानून जो कि भुट्टो साहब ने और पाकिस्तान के पार्लियामान ने पास करा के दिया था। इमरान खान साहब कोई नहीं होते, वो कुछ भी वजीर आजम बन जाए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो जाए, बट ही हैज नो राइट टू ट्रैम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तारीखी पस मंजर है बतौर एक आईनो कानून के, आप जिस तरह आप माहिर हैं उस लिहाज से समझाइएगा मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि बहुत से लोग जुनेजो साहब की हुकूमत बर्खास्त होने का उस वक्त एक कोर्ट में मामला गया था, नजरिया जरूरत, उसकी मिसाल दे रहे हैं, वहां भी फ्रेश इलेक्शन की बात हुई थी। तारीखी लिहाज पस मंजर से प्रेसिडेंट बताएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, किस रास्ते पे? और दूसरी बात, आर्टिकल 69 के हवाले से आप पर तनकीद करने वाले, आपकी पार्टी पे तनकीद
करने वाले कह रहे हैं कि खुद रजा रब्बानी साहब या आपकी जो पार्टी है वो तो पार्लियामानी सुप्रीमेंसी की बात करती थी, और बिलखुसूस जब जजेस तकर्री केस था उस मामले के अंदर भी इफ्तिखार चौधरी साहब का जो मामला था, तो उस मामले में जब वो पार्लियामान के मामलात में आए थे तो बड़ा तनकीद हुई थी, और बल्कि कहा था, और ये आप लोगों का हमेशा से रहा है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट या कोई और इदारा इंटरफेयर ना करे। अब पीपल्स पार्टी का मौकिफ क्या बदल चुका है मुर्तज़ा साहब? शहफान साहब, आप मुझे बताइए, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, साकिब निसार साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब हर दूसरे रोज पार्लियामानी कार्रवाई के ऊपर कमेंट करते थे। बिलखुसूस हमारी सिंध असेंबली की कार्रवाई के ऊपर कमेंट किया जाता था, सिंध हुकूमत के ऊपर कमेंट किया जाता था। तो उस जमाने में आर्टिकल 69 इनको याद नहीं आ रहा था, इन लोगों को जो आज हमके ऊपर हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। देखिए, आइन बड़ा वाजे है और वो ये कहता है कि कोई इदारा, कोई शख्स कोई गैर आईनी काम नहीं कर सकता, और अगर कोई चीज गैर आईनी होगी तो नेचुरली आप खुद तलवार लेके तो नहीं लड़ेंगे, आप उसका फैसला करने के लिए जो सुप्रीम आईनी आपका इदारा है जिसको इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, आप उसके पास जाएंगे। तो हम इसलिए उनके पास गए, नंबर एक। नंबर दो, सैफान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया इस हवाले से, यानी कि मैं समझता हूँ आर्टिकल 69 या जुरिस्डिक्शन की जो बहस है इस वक्त बेमानी हो चुकी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो ले चुकी है। तीसरी बात मैं आपके सामने करना चाहूंगा कि जब कोई भी पार्लियामानी कार्रवाई आईन से मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कार्रवाई को कलअदम करार दे सकती है, और इसकी आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून को कलअदम करार दिया, यानी कि पार्लियामान ने कानून पास कर दिया बाई मेजॉरिटी, चाहे वो कौमी असेंबली हो चाहे वो सूबाई असेंबली का कानून हो, लेकिन कोई शख्स अदालत में गया और उसने कहा कि ये जो कानून है ये आइन से मुतसादिम है, तो अदालत ने ये फैसला किया जांचने के बाद कि आया ये आइन से मुतसादिम है या नहीं, और जब अदालत इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये आइन से मुतसादिम है तो अदालत के पास ये पूरा हक हासिल है कि वो उस फैसले को या उस कार्रवाई को कलअदम करार दे सकती है। जो दूसरा आपने सवाल पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और तारीख के हवाले से, सैफान, मैं समझता हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के जो फैसले थे, जो कि मुनीर साहब से लेकर अनवारुल हक साहब के फैसलों, इरशाद हसन खान साहब के फैसलों, वो तारीखी फैसले नहीं थे, वो तारीख फैसले थे, वो स्याह फैसले थे, और आज भी पाकिस्तानी कौम ने उन फैसलों को कबूल नहीं किया। आज जब हम उन फैसलों के बारे में बात करते हैं तो कोई इन फैसलों को इंडोर्स नहीं करता, उन फैसलों की तारीफ नहीं करता। और मैं समझता हूँ मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में जब जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी तो मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद जो नवंबर 3 के फैसले थे जनरल मुशर्रफ के, उनको कलअदम करार दिया गया 2009 की पीएलडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने केस फाइल किया था। तो मैं समझता हूँ ये तमाम प्रिंसिपल सेटल हो चुके हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर नहीं चलना चाहिए, एक्सपीडियंसी पर नहीं चलना चाहिए, इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। वो आइन जो कि पार्लियामान ने पास किया था, और वो आइन बड़े वादे अंदाज में कहते हैं कि आर्टिकल 95 के तहत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरखास्त है, उस दरखास्त के ऊपर वोटिंग होना लाजमी है, और वो वजीर आजम जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं हुआ, वो वजीर आजम असेंबली को डिसॉल्व करने का फैसला या मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये मुझे बताएं एक बात, क्योंकि एक सियासत के सवाल, सियासी नौयत के सवालात पे मैं आऊँगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर जो कार्ड्स खेले गए, लेकिन उससे कबल जो आप, क्योंकि आप इस्लामाबाद में हमने देखा आप भी थे, हर जगह मौजूद थे, हर वक्त जब भी मीटिंग्स हो रही थी, अहम जो आपकी क़यादत अपने साथ, अपनी क़यादत के साथ थे, दीगर क़यादत थी अपोजिशन की, आप लोगों को कहीं अब ये हो रहा है कि एक रिग्रेट की फीलिंग आ रही हो, या क्योंकि शुरू में तजवीज़ थी कि पहले स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए, फिर वजीर आजम के खिलाफ आए, तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर जो आप लोगों ने फॉलो की, क्योंकि बार बार एक ट्रम्प कार्ड, एक सरप्राइज का जिक्र हो रहा था, बात सहाफ़ी अपनी ट्वीट्स में कर रहे थे कि कुछ है उनके पास जिससे पूरा गेम पलट जाएगा, वो आईनी है या गैर कानूनी है, ये तो बहस अभी जारी है, लेकिन क्या अपनी स्ट्रेटजी पर आज रिग्रेट आप लोगों को हो रहा है मुर्तज़ा साहब, पहले स्पीकर पर आनी चाहिए थी? शैफान, देखिए, अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक बनाते हैं, किसी जंगल के कानून के हिसाब से नहीं चलते जी। किसी भी शख्स ने जो कि जिसके अंदर सेम्बलेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हो, सेम्बलेंस ऑफ रीजनेबलनेस हो, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम उठाया जाएगा। हम ये सोच सकते थे कि शायद ये असेंबली के इजलास को एडजर्न कर दें,
हम ये सोच सकते थे कि इनके जो टाइगर हैं वो असेंबली के ऊपर धावा बोल दें और वो ऑपोजिशन को अपनी करारदाद के ऊपर वोटिंग करने की इजाजत ना दें। हम ये सोच सकते थे कि शायद पार्लियामान के दरवाजों को बंद कर दिया जाए और मेंबरान कौमी असेंबली को दाखिल ना होने दिया जाए। इन तमाम चीजों के बारे में तो एंटिसिपेट किया जा सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कोई शख्स भी ये सोच नहीं सकता था कि ये लोग इस तरीके से आइन शिकनी करेंगे, आइन को ये लोग एब्रोगेट कर देंगे। तो मैं समझता हूँ जंगल के कानून की तो आप कभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। जंगल के कानून के ऊपर तो अगर हम आज ये फैसला कर दें माइट इज राइट, तो फिर तो सैफान ना आपके हुकूक रहेंगे ना मेरे हुकूक रहेंगे, ना मेरे इदारे के हुकूक होंगे ना आपके इदारे के हुकूक होंगे, किसी के हुकूक नहीं होंगे। फिर तो एक जंगल का कानून होगा और वजीर आजम फिर आप कह दें कि जिंदगी भर के लिए इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा पर बराजमान रहेंगे। लेकिन अगर इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलना है तो मैं समझता हूँ यही तरीकेकार होना चाहिए। जो आपने स्ट्रेटेजी की बात की, एक मिनट, जो आपने स्पीकर साहब के हवाले से बात की, सैफान अगर हम पहले स्पीकर के खिलाफ मूव करते तो प्रिजाइड करता डिप्टी स्पीकर, वही डिप्टी स्पीकर जिसने आज इस करारदाद को रिजेक्ट किया है। तो आप मुझे बताइए ना, ये तो वो लोग हैं जो कि अपने इख्तिदार को लेकिन उसमें खुफिया रायशुमारी होती है ना मुर्तज़ा साहब, फर्क थोड़ा हो जाता नहीं। लेकिन सैफान रायशुमारी तो हुई नहीं। देखिए ना, रायशुमारी का सवाल तब उठता जब टेबल होने के बाद वोटिंग होती और हमारे वोटिंग को सही तरीके से काउंट नहीं किया जाता। बट ये लोग तो इतने आइन शिकन हैं, ये लोग तो आइन को इतना वायलेट करने पर बिलीव करते हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है, मैं इस ब्रेक के बाद आता हूं आपसे। हम ये जरूर कराची के हवाले से भी और मजमूई तौर पे मुल्क के हवाले से सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कार्ड्स खेले उससे उनकी पॉलिटिक्स लोग कह रहे हैं कि रिवाइव हो गई है। इस पर बहसियत एक सियासतदान आपसे राय जानेंगे। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक इलेक्शन कैंपेन की सी फिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हद तक तो नज़र आ रही है। खुद इमरान खान साहब भी एहतजाज में या जो भी सेलिब्रेशन जिसको वो कह रहे हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं। शहर कराची में एक दिन हमने देखा था इतवार को यहाँ भादराबाद चौरंगी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा थी। उसके अगले रोज़ हमने देखा था 5 स्टार चौरंगी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे एहतजाज या जश्न जो भी बनाया जा रहा था। तो मुर्तज़ा साहब एक तरह से इलेक्शन मोड में पीटीआई आ चुकी है। अच्छा, दूसरी बात उनका जो बयानिया है वो चाहे फैक्चुअल हो या नॉन फैक्चुअल हो, झूठ हो या सच हो, वो उस बयानिए को, उस नैरेटिव को बनाने में यानी मुसलसल के उन्होंने पहले ये कहा कि सब चोर एक हो गए हैं, उसी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ लिए, जीत भी गए चोरी और चोर के रट पर। फिर अब यही बयानिया, अब गद्दारी कार्ड, फिर उसके अलावा अब असद उमर साहब उस दिन कह रहे थे कि मैं कराची जाऊंगा और आपने सुना होगा बयान कि मैं कराची जाके पहले आसिफ जरदारी साहब का बयान सुनाऊंगा जिन्होंने महाजरों पे कुछ बोला था और फिर मैं अपना बयान चलाऊंगा और फिर देखिएगा कि फिर क्या एमक्यूएम का रह जाता है। तो ये महाजिर कार्ड भी वो कराची में लेकर आ जाएंगे। वो तो सारे कार्ड्स वो लेकर खेलने को तैयार हैं और उनकी बेस उस पर हमने देखा है कि एनर्जी उनके अंदर नजर आ रही है। इसका क्या काउंटर है आप लोगों के पास? आप क्या सोच रहे हैं कराची में क्या करेंगे आप लोग? सैफान, पीटीआई कभी भी इलेक्शन मोड में नहीं थी, हमेशा से सिलेक्शन मोड में थी और वो हमेशा सिलेक्टर्स में इंटरेस्टेड रही है, अवाम में इंटरेस्टेड नहीं रही। मैं समझता हूँ कि कराची की बात करें, पूरे सूबे की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, मैं समझता हूँ एक आम आदमी इस बात को भुला नहीं पाएगा कि इमरान खान साहब ने आइन तोड़ा है, कानून की पामाली की है। एक आम आदमी ये नहीं भूल पाएगा कि इमरान खान साहब के दौर में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गया, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई, महंगाई और गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गई। एक आम आदमी ये नहीं भूलेगा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद में अपने घर को बचा रहे थे, अपने घर को रेगुलराइज कर रहे थे, लेकिन कराची में गरीब आदमी के घर को गिराया जा रहा था और जो शख्स गिरा रहा था उस शख्स को अब इन्होंने नामजद किया है निगरां वजीर आजम के लिए। तो ये जो ताने बाने इनके मिल रहे हैं ये भी बड़ी संगीन चीज है। तो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी के नजदीक ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि इमरान खान साहब हो, उनकी हुकूमत हो, उनकी सियासी जमात हो, उनके सपोर्टर ये जो चंद 200-250 लोग घूमते हैं, इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है। और जिस दिन ये अवाम के बीच में आएंगे इनको लग पता जाएगा कि अवाम इनके साथ क्या हाल करेगी। आपने कल इस्लामाबाद में डी चौक में नहीं देखा कि इमरान खान साहब अकेले नहीं आए थे,
वजीर आजम के प्रोटोकॉल में आए थे, उस कर्रो फर के साथ आए थे, यानी कि अभी भी वो अकेले घूमते हुए घबरा रहे हैं। अभी ये जो उन्होंने गैर आईनी हरबे इस्तेमाल किए अपने इख्तिदार को बचाने के लिए या अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, पाकिस्तान का आम आदमी इनको माफ नहीं करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदलिया भी इनको माफ नहीं करेगा। लेकिन मुज़फ़्फ़र साहब ये बताइएगा कि जो इनिशिएटिव है जिसे कहा जाए नैरेटिव का, यानी आप लोगों के हाथ में था गवर्नेंस के ऊपर लेकर, पेट्रोल महंगाई को लेकर, अब वो कार्ड उनके हाथ में नहीं आ गया क्योंकि वो अब आप सबको गद्दार डिक्लेयर, वो जो कहते हैं गलत झूठ बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग गद्दार हैं। अब आप इलेक्शन में जाएंगे तो वो तो यही कार्ड होगा कि ये गद्दार है मुल्क के और हम जो है वफादार हैं, और वो इलेक्शन मोड में जा रहे हैं। आप लोगों का काउंटर तो अभी तक नजर नहीं आ रहा इस बारे में सिवाय एक आईनी जंग के। सैफान, माजी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया था, लोगों ने दिया था ना, कुछ लोग थे। आज तारीख उन लोगों को याद नहीं रखती है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को याद रखा जाता है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को गद्दार कहा गया था, तारीख हुसैन शहीद सोहरावर्दी को याद रखती है, उन गद्दार के नारे लगाने वालों को नहीं करती। भुट्टो साहब के ऊपर गद्दारी के नारे लगाए गए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। आज लोग शहीद भुट्टो को याद रखते हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद रखते हैं। तो छोड़ दीजिए ये, इन चीजों को छोड़ दीजिए। ये इनको लग पता जाएगा कि इन लोगों के साथ हाल पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी। सही। और सियासी मैदान के अंदर आप समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आपके साथ जो मुआहिदा उसका ये भी बताएगा कि वो स्टेटस क्या होगा मुसव्वफ साहब, क्योंकि ये अदम एतमाद की हद तक था, अब वो नई अदम एतमाद कामयाब हुई, तो वो क्या जो आप लोगों का शहर कराची मजबूरी तौर पर अर्बन रूरल सिंध के हवाले से एक मुआहिदा और एक जामे एक सामने नजर आया था शक्ल, जिससे शायद सिंध के हालात बेहतर होते, क्या उस पर आप लोग कायम रहेंगे, मामला आगे बढ़ेंगे या वो खत्म हो जाएगा वहीं? सैफान, पहली चीज जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कही थी, और वो ये थी कि हम एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, ताकि दोनों सियासी जमातें सिंध के हालात को मद्देनजर रखते हुए मिलकर स्ट्रेटेजाइज कर सकें और कैसे मिलकर काम किया जा सकता है उसकी सफबंदी की जा सके। तो हमारी एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग उनके साथ, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और ये जो इस तरह के आइन दुश्मन, कानून दुश्मन, जमहूरियत दुश्मन, जमहूर दुश्मन लोग हैं पीटीआई के, इनका रास्ता रोकने के लिए हम लोग मिलकर अपना अपना कानूनी, आईनी, मुआशरती जो किरदार है वो अदा करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र वहाब साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुज़फ़्फ़र वहाब साहब गुफ्तगू सुनिए, आईनी कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीपल्स पार्टी कैसे करेगी, सारे अहम सवालात रख के फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।